लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वाली की कभी हार नहीं होती। मेरे डैड ने बहुत मोटिवेट किया है मुझे हर चीज में। तो कैसी थी मुंबई? रिग्रेट जो रखना यही गुनाह रहता है। आपको क्या लगता है, करियर ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर शादी ज्यादा? आपको कभी प्यार हुआ है? हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज गोना बी चैप्टर नंबर 8। तो आज है मेरे साथ मेरे फेवरेट पर्सन इन द वर्ल्ड, माय डैड मिस्टर अरुण पवार। माय पापा एंड आई एम हिज एल्डेस्ट डॉटर। Amazing! तो आज मैं पापा से कुछ सवाल पूछने वाली हूँ, तो देखते हैं कि ये वीडियो कैसे जाती है। लेट्स स्टार्ट। मुझे आपको ये पूछना है कि आपको मुंबई में आकर कितने साल हुए, कैसा एक्सपीरियंस रहा, कितने साल के थे जब आए तब? मैं जब मुंबई में आया था तो 89 को आया था। 89 को आने के बाद तो मैंने काफ़ी मेहनत किया, जो मिला वो काम किया। बाद में 2-3 साल काम करने के बाद कुछ दिन बोरीवली में किया, कुछ दिन लालबाग चिंतपोकली में किया। उसके बाद मुझे तारापुर में नौकरी मिली और एक कंपनी में मैं सेटल हो गया। बाद में धीरे धीरे स्ट्रगल करते करते आज यहाँ तक पहुँचा। कैसी थी मुंबई? उस वक्त मैं जब भी फर्स्ट टाइम आया था तभी मैं दादर में उतरा था। अच्छा, दादर दादर में टीटी सर्कल में उतरा था। तो उस टीटी सर्कल में एक सर्कल था, ग्राउंड था। हाँ। और वहीं पे बस रुकती थी। आज वहाँ पे ब्रिज है, ब्रिज की वजह से वो टीटी सर्कल दिखता नहीं है, वो ब्रिज की वजह से कवर हो गया पूरा। और जब मैं पहली बार उतरा तो वहाँ पे हिंदी में बात करना पड़ा मुझे। तो मैं पूछता आती थी? था। आपको हिंदी आती थी? हाँ, हिंदी आती थी, मतलब इतना कुछ पता ही नहीं था, जानकारी नहीं था। मैं बोलता मला बोईसरला जायचंय, कुठून जाऊ, कसं जाऊ? बोईसर, तारापुर, इधर से ऐसा जाओ, स्टेशन जाओ, ये ट्रेन पकड़ो, कुछ समझ में नहीं आता था, कंफ्यूजन होता था। बाद में मुश्किल से एक टोपी वाला बंदा मिला, अपना मराठा, और उसने मुझे समझाया। फिर मैं ट्रेन पकड़ा, टिकट निकालने को गया तो टिकट कहाँ निकालेगा वो भी नहीं। पहले मैं वो गलत लाइन पे जाके खड़ा हुआ, रिजर्वेशन वाले लाइन पे दादर में। बाद में इधर ने बोला लोकल वाला अलग है, उधर जाओ, उधर गया। बाद में उधर से आया, उधर से टिकट निकाला, बाद में फर्स्ट क्लास में जाके बैठा। मतलब मुंबई में जितने लोग आए हैं उनके जितनी भी स्ट्रगल रही है, सबके स्ट्रगल में एक स्टोरी कॉमन रही है, जो है लोकल ट्रेन की स्टोरी। यस, जो पापा भी अग्री करेंगे इस पर। तो फर्स्ट क्लास में बैठा तो मुझे लोगों ने टीसी ने मुझे उतारा। बाद में बोला नहीं सेकंड में जाओ। तो बाद में दूसरे स्टेशन में उतार के फिर मैं दूसरे स्टेशन पे गया। अच्छा। ऐसा करके मैं बोईसर में पहुंच गया। मुंबई ने आपको रास्ता दिखाया कि आपको क्या करना है। तो मुझे ये पूछना है कि अब आप अपने आई थिंक जिंदगी के उस स्टेज पर खड़े हो जहाँ पर आप एक फ्रूटफुल कुछ चाहते हो। आई मीन आपने बहुत कुछ कर लिया लाइफ में। अब आपका वो टाइम है जहाँ पर आपको बैठकर फल खाने का टाइम है, जिसे कहते हैं ओल्ड एज इज द फ्रूटफुल एज वेर यू सिट एंड वेर यू वांट कि रेडीमेड थाली आपको आके मिले, क्योंकि जिंदगी में आपने बहुत स्ट्रगल किया है। तो मुझे आपको पूछना है कि आपके तीनों बच्चे बड़े हो गए हैं, तो आप अभी क्या फील करते हो? क्योंकि मुझे एज अ पर्सन मुझे नहीं पता पेरेंटिंग क्या होता है, बिकॉज मैं तो सिंगल हूँ और मैं अपने पेरेंट से ही ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि पेरेंटिंग क्या चीज़ है। एक बाप बनने के बाद या माँ बनने के बाद वो जिम्मेदारी निभाते हुए आपके मन में क्या चलता है? आपको ऐसा नहीं लगता कि मेरी जिंदगी निकल गई, मैंने अपने सपने पूरे नहीं किए, सब कुछ बच्चों पर लगा दिया, अब मतलब क्या है आपके दिमाग में, क्या चल रहा है? आई वांट टू नो दैट। ऐसा है, जब मैं घर से निकला था तो सिर्फ 50 रुपए लेके निकला था और एक ड्रेस जो बदन पे कपड़ा था। इसके लिए मैंने कभी कुछ ज्यादा सोचा नहीं। जैसा सराउंडिंग अच्छी करने का कोशिश किया, ऐसा मैं करते करते आया। अच्छा काम किया, यहाँ पे परमानेंट हुआ, परमानेंट होने के बाद शादी हुआ। शादी के बाद जिस कंडीशन में वाइफ को रख सकता था वो हिसाब से उनको रखा। जितना खुशी देने का कोशिश करना देना चाहिए उतना देने की मैंने कोशिश किया। उसके बाद में 3 बच्चे हो गए। बच्चों को बाद में बोला अच्छे स्कूल में पढ़ाने का, अच्छे स्कूल में पढ़ाया। बाद में वो अच्छे कॉलेज में जाना है, अच्छे कॉलेज में डाल दिया और उनको फ्रीडम चाहिए, वो फ्रीडम भी दिया। बाद में फ्रेंडशिप करो, हैप्पी रहो, अच्छे रहो, एंजॉय करो। अभी जो हमारी जिम्मेदारी थी छोटे से बड़ा करने का, वो बड़ा तो किया सब लोग को। अच्छे स्कूल में पढ़ाया,
अच्छी लिविंग दिया। अभी हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गया, अभी आप लोग बड़े हो गए, ग्रेजुएशन सबका कंप्लीट हुआ, अभी आप अपना अपना स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी मुझे कोई टेंशन नहीं लगता है, सिर्फ इतना ही टेंशन है बाद में आपका एक एक का शादी निपटाने का, ये लास्ट हमारी जिम्मेदारी है। बाकी हमको कोई टेंशन नहीं लगता है, जरा भी सोचे नहीं। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी बच्चों का हेल्थ और बच्चों का एजुकेशन, और हमने उसमें पूरा लुटा दिया। जहाँ पे एक मांगा वहाँ पे दो दिया। मुझे आपसे ये पूछना है कि जब आपकी शादी हुई, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था थोड़ी देर पहले कि जब आप मुंबई आए थे तब आप क्या सपना लेकर आए थे। आपने मुझे कहा कि आपका कोई सपना नहीं था, आप आपके भाई को ढूंढने आए थे। कोई सपना नहीं करेक्ट। था। लेकिन मुंबई ऐसी सिटी है जहाँ पर लोग जब भी आते हैं, अगर वो खाली हाथ भी आ रहे हैं और वो सपने देखकर नहीं भी आ रहे हैं तो भी मुंबई उन्हें सपने दिखा देती है, ये आप मानते हो। तो जब आप मुंबई आए तो आपने कुछ तो सोचा होगा ना कि मुझे ऐसे करना है, मुझे ये करना है, लेकिन आपको शादी और बच्चों की वजह से कर नहीं पाए, ऐसा कुछ है? नहीं, मैं 19 साल का था ऑलरेडी जब आया था तभी इधर, तो इतना तो दिमाग नहीं था। एक रूरल एरिया से, छोटे गांव से आया था, तो वही लोग बस में चढ़ते थे, ड्यूटी जाते थे, इन करके आते थे, तो हम बस वही सपना देखता था कि अपन भी अच्छा से नौकरी मिलना चाहिए, अपन भी ऐसा बस में चढ़ के मस्त हाथ में टिफिन लेके बैग लेके ड्यूटी जाना चाहिए, आना चाहिए, मतलब अप टू डेट रहने को मिलेगा और सुकून से खाने को मिलेगा। और वो जो सोचा उसको मैंने कोशिश की और वो मुझे मिल गया, और आज मैं हैप्पी हूँ और बच्चे भी उसकी वजह से हैप्पी है, फैमिली हैप्पी है। तो आपको लाइफ में ऐसा कोई भी रिग्रेट नहीं है कि मेरी जवानी में अगर ये चीज मैं कर देता तो आज स्टोरी कुछ अलग होती? नहीं, वो रिग्रेट जो रखना यही गुनाह रहता है। रिग्रेट कभी रखना नहीं चाहिए। गुड गुड गुड। हैप्पी रहना है तो रिग्रेट रखना नहीं चाहिए। वाओ। आज की जनरेशन की बात करते हैं, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, करियर ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर शादी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? फर्स्ट करियर। ओके, तो शादी इम्पोर्टेंट नहीं है? शादी भी इम्पोर्टेंट है, पर पहले 16 साल की लड़की हुई, 14 साल की लड़की, 16 साल की लड़की होता तो शादी करते थे। वो बात, वो जमाना गया, अभी डिजिटल जमाना है, अभी सब कुछ अलग है। इस जमाने के साथ लोगों को बदलना पड़ता है, बदलना चाहिए और चलना चाहिए। अभी आप लोग लिख पढ़ के अच्छा ग्रेजुएशन के सब अच्छे किए, अपने अपने अभी आप बिजनेस कर रही है जिस क्षेत्र में, उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी आपको अभी टाइम तो हो रहा है, वो बात सही है, बट आपको भी खुद को लगना चाहिए कि मैं अभी सेटल हूँ, तो अभी आप भी हैप्पी रहेंगे, हम भी हैप्पी रहेंगे। अभी हमारा तो कुछ नहीं है, अभी हमको किसके लिए कमाना भी नहीं है। कमाई हमारी आप लोग को तैयार किया, पढ़ाई छोटे से बड़ा किया, पढ़ाई करके कंप्लीट किया, ये हमारी कमाई है। अभी हमको कुछ नहीं, अभी आपको खाली सुख ही देखना है बस। गाइस, सब मुझे पूछते हैं कि तुझे कभी किसी चीज का रिग्रेट नहीं होता, तू कभी सैड नहीं होती। आई वांट टू टेल यू गाइस, सी दिस इज द बैकबोन, ही इज माय डैड, एंड लुक एट द वे ऑफ थिंकिंग, द वे ही थिंक्स। आज के जनरेशन में जहाँ पे सबके पापा जबरदस्ती शादी करवा देते हैं, पीछे पड़ जाते हैं, वहाँ पे मेरे डैड कहते हैं कि लड़कों को हो या लड़कियों को, मेरे पापा ने बेटी बेटों में कभी पार्शलिटी नहीं की है, कभी भी फर्क नहीं रखा है, दोनों को हमेशा इक्वली देखा है। मेरे पापा का कहना है कि फ्रीडम ही सबसे बड़ा सोना है। इफ योर, और हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आपको आपके पेरेंट फ्रीडम दे रहे हैं तो आप उसका गलत फायदा ना उठाएं, ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और मेरे डैड की थिंकिंग ऑलरेडी इतनी ब्रॉड है। आपकी बड़ी बेटी ऑब्वियसली मैं एक्टिंग इंडस्ट्री में हूँ, आपको पता है, और मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रही हूँ कुछ बड़ा करने की, लेकिन ऑलरेडी अब मेरी एज भी हो रही है। आपको बहुत लोगों को जवाब देना पड़ता होगा, बहुत सारी चीजें पापा मुझे नहीं बताते होंगे ऑब्वियसली कि उनको कितना फेस करना पड़ता होगा बाहर, क्योंकि इंडस्ट्री ऐसी है। तो मुझे पूछना है कि ऐसी कौन सी चीज है जहां पर लोगों ने आपको पूछा और आपके पास जवाब नहीं है देने के लिए? ऐसी कौन सी बात है मुझे लेकर, क्योंकि मैं एक्टिंग इंडस्ट्री में हूँ। पहली बात तो ये है कि मेरा जिस तरह की सराउंडिंग है और जो मैंने स्टैंडर्ड रखा है, उसकी वजह से लोग पहले पूछने को डरते। सैल्यूट ऑरा। और दूसरी बात ये, अगर कोई पूछता है तो उसके लाइक का हिसाब से पूछता है, ये समझ के मैं आगे चलता हूँ, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। जो जिसका जो स्टैंडर्ड है वो हिसाब से वो बात करता है। अगर वो स्टैंडर्ड का कोई मिलेगा तो वो टाइप का बात करेगा। अगर क्या रूरल एरिया से अगर कोई अगर पूछता है
तो उसको निगलेक्ट करना चाहिए और आगे चलना चाहिए। वाओ, यहाँ पे एक सबसे बड़ी सीख है जो मेरे हमेशा मेरे डैड से सीखी, इग्नोरेंस इज द बेस्ट आंसर। अगर आपको लगता है वो आपके लेवल या स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नहीं है तो जस्ट इग्नोर इट, आपको वहां लड़ने की जरूरत नहीं है। लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ये अटल जी का डायलॉग अटल जी ने कहा था एक भाषण में मुंबई में तो मैंने सुना था, और सही में इसमें ताकत है। यंग जनरेशन के लिए तो बहुत बड़ी ताकत है। पीरियड होता है, देयर इज अ पीरियड ऑफ टाइम जब स्ट्रगल खत्म हो जाता है, लेकिन वो जो पीरियड होता है वो बहुत टफ होता है, उसमें आपको बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। अभी आज हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन क्या पता कल को मैं अपने डैड के साथ प्लेन में पॉडकास्ट कर रही हूँ मेरे डैड का, और उस टाइम मैं बोल रही हूँ प्लेन के अंदर बैठ के कि देखो पापा पहला पॉडकास्ट मैंने घर के अंदर लिया था और आज मैं प्लेन के अंदर ले रही हूँ। तो सपने देखना बुरी बात नहीं है, ये मुझे मेरे डैड ने हमेशा सिखाया है कि ड्रीम बिग, बिकॉज व्हेन यू ड्रीम यू एग्जीक्यूट इट। और क्या आपको कभी प्यार हुआ है? प्यार नाम का चीज ही पता नहीं था, शादी हुआ। ये काटना पड़ेगा वरना मम्मी हम लोग को ना प्यार पता था ना केक भी पता था, केक भी पता नहीं था कि हाँ एक्चुअली पापा को मैं लेके गई थी पिज्जा खाने और पापा ने बोला था आधा किलो पैक करवा। मुंबई में आने के बाद फर्स्ट टाइम केक खाया था। केक ओह माय गॉड। ये छोटे से गांव से आते हैं और 12th के बाद जिन्होंने पढ़ाई भी नहीं की है, जिनकी वाइफ भी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, आप खुद सोचो जिनको लाइफ में जो कुछ चाहिए था वो मिल नहीं पाया है, बट स्टिल उनकी थिंकिंग आज के पढ़े लिखे लोगों से भी कई ज्यादा ब्रॉड है, और उसके लिए मैं अपने डैड को सैल्यूट करती हूँ। आप मुझे कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन एक चीज है, मैं अगर भगवान से कुछ मांगूंगी तो वो यही चीज है कि मुझे हर जन्म में मुझे यही पापा दे और यही मम्मी दे, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग और इतने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के हैं मेरे डैड। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पॉलिटिशियन भी थे, पॉलिटिक्स में भी थे, लेकिन सिर्फ बेटियां घर में पैदा हुई है इसलिए उन्होंने पॉलिटिक्स भी छोड़ दी। मतलब आप खुद सोचो ना कि एग्जैक्टली उन्होंने सिर्फ फ्यूचर पे फोकस किया है, बच्चों के सिर्फ फ्यूचर पे। और आई डोंट नो, आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने डैड के साथ बैठकर जरूर देखना। और दूसरी चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि ब्लेसिंग्स देना कि जल्दी से मैं अपने मॉम डैड को प्लेन में बैठाऊं इस साल, और नेक्स्ट पॉडकास्ट मेरा डैड के और मॉम के साथ मेरे प्लेन में हो। बाय।